वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य 3 से जो है अलग है, विषम को चुने। यहां पर जो है 4 वर्ड दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक जो है लॉजिक के थ्रू अलग है। ठीक है, तो आप देखिए पीला, नीला और लाल क्या एक कलर है, लेकिन सफेद जो है किसी कलर के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि आपको पता है कि सफेद कब बनता है, जब सभी कलर को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। तो इस तरह से सफेद क्या होगा, एक अलग होगा। यहां पर देखिए क्यूब का एक सवाल है कि ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड आर साइड 8 सेंटीमीटर आर पेंटेड रेड। Now it is to cut into small cubes of side 2 centimeter each. How many these small cubes have one or more sides painted? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहां पर क्या है कि कोई आपका क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है और इसका एक भुजा जो है ये 8 सेंटीमीटर का है। ये देखिए इसका जो एक भुजा है ये क्या है, 8 सेंटीमीटर का है। इसको मिलाइए, ये क्यूब का निर्माण कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, ये भुजा जो है ये कितना है, प्रत्येक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर का है और इसमें जो है 2 सेंटीमीटर करके इसको कट किया गया है। पहले तो बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी भुजाओं को जो है लाल रंग से रंगा गया है। देखिए सभी भुजाओं को यहां कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सभी सरफेस है, सरफेस की बात कर रहा है, सभी फलक की बात कर रहा है, सबको जो है लाल रंग से, यानी कि इस सरफेस को, इस सरफेस को, यानी कि चूंकि 4 सरफेस है तो चारों सरफेस को जो है लाल रंग से आपको रंग दिया गया है। यहां पर कहना यह है। तो अब अगर रंगने के बाद इसको जो है 2-2 कट किया गया है, 2 सेंटीमीटर भुजा में कट किया जाएगा, तो बताइए 8 सेंटीमीटर का भुजा अगर 2-2 में कट किया गया है तो ये कितना बार, 4 बार कट किया जाएगा। इधर से भी कट किया गया है 4 बार, ठीक है, और इधर से भी कट किया गया है कितना बार, 4 बार कट किया गया है। यानी कि लेंथ के थ्रू भी किया गया है, ठीक है, लेंथ के थ्रू भी किया गया है, ब्रेड्थ के थ्रू भी, यानी कि चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई तीनों को 8-8 में जो है काट दिया गया है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपका यहां पर कितना है, 8 है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 8 है ये, तो 2-2 करके काटेंगे तो कितना, 4 बार कटेगा। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक फॉर्मूला आप याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर एज को जो है, यानी कि भुजाओं को काटने के बाद सेक्शंस कितना बनता है, पार्ट कितना बनता है। सेक्शंस बने 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन। ठीक है, भुजाओं को काटने के बाद सेक्शन की संख्या जो होती है वो मान लीजिए n है, यानी कि नंबर ऑफ सेक्शंस इन द गिवन एजेस। एज है 8 सेंटीमीटर का, तो सेक्शन कितना होगा, यहां पर n है। तो यहां पर जो n की अभी हम बताएंगे। अब देखिए ये मान लीजिए क्या है, नंबर ऑफ पेंटेड सेक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ पेंटेड साइड्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि पेंटेड साइड्स, अब 3 फेस जो है पेंट है, कितना ऐसा क्यूब काटने के बाद बनेगा कि 3 फेस जो है पेंट होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फिक्स है, इसमें 8 क्यूब निकलेगा, इसमें फिक्स होता है। ये कितना क्यूब होगा, ये 8 क्यूब होगा। ठीक है, इसमें 8 क्यूब होगा, क्योंकि देखिए कॉर्नर पे ही आप काटिएगा, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जहां तीनों साइड जो है आपको
लेंथ भी मिलेगा, ब्रेड्थ भी मिलेगा, ऊंचाई भी मिलेगा। यानी कॉर्नर के जो है 3 फेस पेंट होगा, हमेशा इसका फिक्स हो जाए कि 8 क्यूब होगा, जिसमें साइड कितना 3 साइड जो होगा मेरा पेंट होगा। अब 2 साइड वाला अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है कि n-2 कर देना है, इंटू 12 कर देना है। ठीक है, n-2 इंटू 12, यानी कि देखिए जब n का वैल्यू आप मतलब 2 देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। यानी अगर 2 सेक्शन में किसी को काटा गया है तो आपको ऐसा एक भी नहीं मिलेगा क्यूब जिसका 2 पेंट जो है 2 साइड पेंट हो। ठीक है, उसी तरह एक वाले का याद रखना है आपको कि n-2 पर होल स्क्वायर करेंगे और इसको जो इस पर स्क्वायर करके जो है इसको हाफ कर देंगे, यानी कि 6 कर देंगे। ठीक है, इसका ये आपको याद ही कर लीजिए, सही है। अब जो है जैसे 8 सेंटीमीटर वाले भुजा को काटा गया है, तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले को काटा गया है तो 8/2 2, यानी कितना सेक्शन होगा, 4 सेक्शन होगा, 4 सेक्शंस होगा। अब 4 सेक्शन होगा तो आप बताइए, यहां पर बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा घनों को काटा गया है, इनमें से कितने घनों को एक या एक से अधिक भुजाएं, लाल रंग का एक भी चलेगा, एक या एक से अधिक यानी एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा और मैक्सिमम 3। ठीक है, तो ये तीनों को लेना पड़ेगा, एक या एक से अधिक। आपको पर्टिकुलरली 2 पूछता तो 2 वाले फॉर्मूला का यूज करते। तो ये क्या हो गया, 4 सेक्शंस। अब एक बात बताइए, इसमें कितना आपका टोटल क्यूब होगा। टोटल क्यूब जो होगा वो कितना बनेगा, टोटल क्यूब अगर बनेगा तो कितना बनेगा। देखिए 8 सेंटीमीटर वाला है तो इसका जो आयतन होगा, ठीक है, 8 cm वाला का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 8 पर क्यूब होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ टोटल क्यूब जो होगा ये 8 पर क्यूब, इसका आयतन निकाल दिए। जब टोटल अगर 8 पर क्यूब होगा और 2-2 करके आयतन तो बराबर होगा, तो बड़े वाला 8 सेंटीमीटर जब आयतन होगा, ए क्यूब फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला क्यूब के आयतन का क्या होता है, ए पर क्यूब। तो भुजा है इतना और छोटा वाला का क्यूब अगर निकाल दें, या 2 सेंटीमीटर अगर वाला हमको घन निकालना है तो कितना टोटल बनेगा, तो दोनों का आयतन को भाग देंगे तो ये देखिए कितना निकल जाएगा, 1 8 कट जाए, 2 पर क्यूब अगर है तो 2 पर क्यूब 8 होता है, तो 8 1 कट जाएगा तो 8 पर स्क्वायर बच जाएगा, यानी 64। टोटल क्यूब कितना होगा, 64 होगा। अब देखिए अगर 3 साइड पेंट कितना हो जाएगा, यहां से 3 साइड पेंटेड क्यूब कितना हो जाएगा बताइए। 8 क्यूब, ये तो फिक्स होता है 8 क्यूब होगा। 2 साइड वाला कितना होगा बताइए, 2 साइड वाला कितना होगा, इस फॉर्मूला पे लगा दीजिए। n का वैल्यू यहां कितना है 4, तो 4 - 2 गुने 12 तो कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहां पर देखिए ये तो 24 हो गया। 1 फेस वाला का कितना हो जाएगा आप बताइए, 1 फेस पेंटेड क्यूब कितना हो जाएगा, तो n-2 यानी कि 4 पर 2 पर होल स्क्वायर गुने 6, तो 4 तो 2 पर 4 4 गुने 6, ये भी क्या हो गया, 6 चौका 24। यानी अगर टोटल निकाला जाए तो देखिए कितना, अगर टोटल निकाला जाए तो ये कितना हो जाता है, ये देखिए कितना हो जाता है टोटल अगर निकाला जाए, तो इधर 8 हो गया और इधर 24 हो गया और इधर क्या हो गया, 24 हो गया। तो ये 24 2 48 8 56, तो ऐसा 56 क्यूब होगा, करेक्ट आंसर होगा 56। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूला का आपको जो है याद कर लेना है, तो आप आसानी से घन वाले को बना पाइएगा। ठीक है, देखिए अब अगर दूसरा नियम अगर लगाया जाए तो हमने बताया कि इसमें जो टोटल क्यूब होगा, देखिए टोटल जो क्यूब होगा ये कितना होगा, 64 होगा। अब देखिए कोई भी नो सरफेस
पेंटेड क्यूब कितना है, नो सरफेस पेंटेड क्यूब जो है वो कितना है। तो देखिए, अगर आप देखिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए कि आपका कोई क्यूब है, ठीक है, इसका कोई क्यूब है, यहां पर इसको दो दो करके तोड़ा गया है, इधर से भी दो दो करके तोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर ये दो है तो हाइट भी मतलब दो ही होगा ना, ऐसे करके अगर देखिएगा तो, ठीक है, ऐसे करके होगा इधर, ठीक है। तो इसमें भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, इधर भी होगा 4, ठीक है, इधर भी कितना होगा, 4 होगा, और इधर भी आपका क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखिए, जब चारों साइड को फेस कर दिए तो ये चारों साइड फेस हो गया, इधर भी कर दिए, इधर भी कर दिए, इधर भी कर दिए, चारों साइड अगर नीचे कर दिए तो इस लेयर के जो नीचे वाला होगा, ठीक है, अगर इसको हम 4 को लेंगे, इस 4 को लेंगे, तो इसके नीचे जो होगा ये, और इधर से देखिए इसके भी बाद में 4 होगा, और इसके नीचे जो होगा, इसके नीचे 4 हो गया, और इसके नीचे एक लेयर फिर होगा, 2 लेयर होगा, 3 लेयर। जब यहां 4 लेयर है तो इसके नीचे भी 4 लेयर होगा, और 4 में से सबसे ऊपर वाला जो है, चारों का एक एक फेस क्या है, चारों का एक एक फेस कलर है, और नीचे वाला का भी चारों का एक एक फेस कलर है। तो यानी कि जब यहां पर 4 लेयर होगा, 4 लेयर मतलब क्या हो गया, 4 लेयर का मतलब, और 4 क्यूब्स, 4 लेयर मतलब 4 लेयर होगा, और 4 में 4 क्यूब्स हो गया, यानी कि 16। 16 में से देखिए ऊपर का 4 और नीचे का 4 जो है पेंट है, ठीक है, यानी कि 4 + 4 8 जो होगा ये पेंटेड होगा। तो बीच वाला जो है 8 पेंटेड नहीं होगा। इसी लेयर के जो है और सबसे नीचे के लेयर के बीच में 2 लेयर होगा, जिसमें कितना क्यूब होगा, सेकंड वाले लेयर में 4 क्यूब, फिर थर्ड वाले लेयर में 4 क्यूब। ये जो होगा ये पेंटेड नहीं होगा, ये जो होगा क्या होगा, पेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर क्यूब में से पेंटेड नहीं घटाएंगे तो क्या लिख जाएगा कि एक या एक से अधिक भुजाएं जो है पेंटेड है वो वाला निकल जाएगा ना। तो डायरेक्टली 64 में से वो पेंटेड नहीं वाला घटा दिए कि ऐसा क्यूब 8 है जो पेंटेड नहीं होगा, एक भी उसका पेंटेड नहीं होगा सरफेस, तो क्या हो जाएगा ये 56। तो डायरेक्टली देखिए यहां से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा लेंदी हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, आसानी से आप निकल गया। अब इसको देखिए, इसका क्या होगा, यहां पर कह रहा है, यहां कह रहा है कि ए गोल्ड ब्रिक ऑफ साइज इतना is melted and converted in a cube, what is the length of one side of this new। यानी कि एक जो है सोने की ईंट को पिघलाकर एक घन में बदल दिया गया, इस नए आकार की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए पहले जो इसको गलाया गया, यानी कि आयतन तो सेम होगा, उसी आयतन का यूज करके, यानी उसी मटेरियल का यूज करके हम दूसरा मटेरियल बनाए हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो आयतन है वही समान होता है। तो यहां देखिए आयतन जो है, आयतन यानी कि क्या हो गया, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो कितना होगा, 18 गुने 48 गुने 16। LBH वॉल्यूम क्या होता है, L गुने B गुने H, यही मेरा वॉल्यूम होगा, लंबाई गुने चौड़ाई का जो होगा गुणनफल वही मेरा वॉल्यूम होता है। तो देखिए इसको आप कुछ गुना कीजिएगा, और गुना करने के बाद जो है ये एक नया वॉल्यूम मान लीजिए बन जाता है। इसका जो आयतन हुआ वो मान लीजिए कोई एक भुजा x, उस पर क्यूब हो गया, ये नया वाला का भुजा हो गया, नया घन का हो गया अनुपात। तो जब आपको भुजा निकालना है तो x का निकालना होगा, x का क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा, 18 गुने 48 गुने 16। तो आप इस तरह से भी गुना करके उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। नहीं तो
इसका कितना हो जाएगा, अब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, गुना करके 24। ठीक, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब इसको देखिए पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है कि 18 किए, 48 किए और 16 किए, आप सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़िएगा तो 80 64, 64 का क्या हो गया 4, बस। फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 का यूनिट डिजिट पकड़िए कितना 4। ठीक, तो 4 अंत पे आ रहा है, जो रिजल्ट इसका होगा वो अंत पे कितना आएगा 4 आएगा, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। तो यहां भी गुना करने पर आपका 4 आना चाहिए। देखिए 8 के यूनिट डिजिट को अगर गुना करेंगे, मान लीजिए क्या है कि पूरा जो है x है, यानी कि x x x होगा, यानी इसका जो नया वाला x इसका हाइट भी है, x इसका क्या है ब्रेथ भी है, और x इसका लेंथ भी है, लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, हाइट भी x है। तो आपको ऐसा गुना करना होगा कि गुना करने पर यूनिट डिजिट पर 4 आएगा। आप देखिए इस पर करेक्ट करते हैं गुना, 2 का यूनिट डिजिट 2 गुना 2 गुना 2 8 आता है, लेकिन है कितना 4। अब 4 को करेंगे 4 चौक 16 और 16 चौक 4 चौक 16, यानी कि 6 हुए यूनिट डिजिट में, फिर 4 से गुना कीजिएगा 6 चौक 24। देखिए इसमें 4 आ रहा है। 8 वाले को गुना करेंगे तो 8 64, फिर 8 से गुना करेंगे तो ये यूनिट डिजिट को 4 से, तो 2 बच्चे 8 चौका 32, 2 हो जाता है, यहां भी 2 होगा। इसका करेक्ट आंसर मतलब क्या होगा, ये होगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है इसका क्यूब निकालिए, क्यूब निकालने के बाद भी जो है आप वही 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर क्या दिया गया है कि डियर को लिखा जाता है इतना में, और डक को कैसे लिखा जाएगा सेम लॉजिक से। तो आप देखिए यहां पर क्या है डियर है, और डियर को जो है क्या लिखा गया है CFZS। आप देख सकते हैं कि डी से जो है एक माइनस, इसमें जो है एक प्लस किया गया है, इसमें एक माइनस किया गया है, और एक माइनस और इसमें एक प्लस, यानी अल्टरनेट जो है एक घटाया गया है, एक जोड़ा गया है, एक घटाना है, एक जोड़ना है। तो उसी तरह जो है डक को लेना है, डक को लेना है। तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो पहला वाला में तो कोई फायदा है नहीं, आप जो है पहले वाला में आपको जो है घटाना है तो सी ही आएगा, उसके बाद जो है एक जोड़ देना है। एक जैसे जोड़ेंगे यू के बाद भी आएगा, तो देखिए भी सिर्फ इसमें है। ठीक है, और फिर यहां पर क्या है -1 फिर +1, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा क्या एल, तो सी बी बी एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित वर्णमाला का दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए ABCD लिखा गया है, तो A से Z तक जो है कितना होता है 26 लेटर होता है, जब इसका आधा करेंगे तो 13 होता है, तो 13 किसका होता है M, यानी कि M तक जो है ये एक पार्ट हो गया, N के बाद जो है दूसरा पार्ट हो गया। इसको जो है पलट दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया पलट दिया गया, यानी A से लेकर जो है यहां तक आपका M तक लिखा गया, और फिर इसको रिवर्स कर दिया गया, N से ना करके जो है Z तक किया गया है, इस तरह करके कर दिया गया। अब आपको बताना है कि बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा रैंकिंग के सवाल में कि जब भी जैसे दिया गया है बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, तो अगर सेम रहेगा लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा, और इसके अलावा राइट प्लस राइट रहेगा, तो क्या करना है आपको माइनस करना है। ठीक है, इस तरह से नहीं, एक ही हुआ, एक ही हुआ, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट है, तो क्या करना है घटाना है। ठीक है, घटाना है। लेफ्ट राइट है और राइट लेफ्ट है, तो क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है बाएं हैं और दाएं हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट है अलग अलग है, तो क्या करना है जोड़ना है।
तो क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से कितना है 12 है, लेफ्ट से कितना है 12 है, और फिर उसके राइट में कितना है 7 है। तो आपको जो पहले वाला होगा यानी कि लेफ्ट ही को लेके पकड़ना होगा और लेफ्ट से जो है इन दोनों को जोड़ देना। 12 7 19 है। तो 19वां आपका लेटर जो है इस टर्म में आपको कितना होगा? देखिए 19 लेटर है तो यहां तक जो है 13 लेटर होगा, ये एक है, देखिए ये एक है, और ये क्या हो गया 13 लेटर हो गया, ये क्या है 14 लेटर हो गया, और फिर यहां पर जो है 26 लेटर होगा। ठीक है, तो 13 लेटर तक तो सेम हो गया ना। अब जो है 13 लेटर तक इसको रिवर्स कर दिया गया है, इसको जो है रिवर्स कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि पहला लेटर से लेकर 13वां लेटर तक तो सेम है। ठीक है, अब फिर यहां जो है 14 से लेकर जो है 26 तक ये लेटर होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पर बोल रहा है 19वां लेटर लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट से जो 19वां लेटर लेना है, तो 13 हो गया, 14, फिर क्या हो गया, और इसमें 4 जो है इधर करना है। यानी कि Z के बाद आप इधर से डायरेक्टली कर लीजिए। ठीक है, इधर से लेना है, तो इधर से जब लेना है तो ये हो गया 14 लेटर, ये क्या हो गया 15वां लेटर, 16वां लेटर, 17वां लेटर, 18वां लेटर, 19वां लेटर। ठीक है, तो Z जब इधर से 14वां लेटर हो रहा है तो Z के बाद Y होगा, फिर क्या हो गया X हो गया, तो U जो आएगा ये कहां पर आ जाएगा, ये 19वां लेटर आएगा लेफ्ट से। U जो आएगा 19वां लेटर आएगा लेफ्ट से, तो ये क्या हो गया, U मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपली ये है कि 13 यहां तक हुआ, आपको पलट दिए तो 14 नंबर पे ये आ गया, 15 नंबर पे ये आ गया, और 16 नंबर पर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहां पर दिया गया है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, सॉरी ये जो है इनइक्वालिटी का सवाल है। किसका? इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का सवाल है। तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, बस किसका वैल्यू ज्यादा होगा। ये पिताजी का मान लीजिए जनरेशन है, और ये मान लीजिए किसका, आपका जनरेशन है। ये मान लीजिए क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ये क्या हो गया, मान लीजिए आपका जनरेशन है, फिर ये क्या हो गया पिताजी का जनरेशन है, और ये जो है दादाजी का जनरेशन है। ठीक है, ये क्या है दादाजी का जनरेशन है। अब इसमें क्या हो गया कि इस जनरेशन में जो है मान लीजिए कि ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू। एक बात याद रखिए कि अगर ये सिंबल दिया रहे, तो ये सिंबल अगर ग्रेटर देन दिया है तो ये और इक्वल टू एक साथ दिया है, तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो मान लिया आपका जनरेशन और दादाजी के जनरेशन में कौन वैल्यूएबल ज्यादा होगा, दादाजी वाला, तो ये वाला रखेंगे। ये ग्रेटर देन अगर पूछेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में जो है पिताजी का है, और आपके कंपैरिजन में तो आपका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ये वाला जो है पिताजी का ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। तो यही दोनों मिलके जो है ये वाला हो जाएगा। दादाजी और आपका पूछेगा तो दादाजी वाला यानी कि ग्रेटर देन वाला ज्यादा होगा। सेम केस जो है इधर भी होगा उसी तरह। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि अपोजिट सिंबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रुप जो है यानी ग्रेटर देन वाला ग्रुप लेस देन वाले ग्रुप के साथ जो है मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी नहीं सिंबल होना चाहिए। मिक्स होगा तो कोई भी कंक्लूजन क्या होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अपोजिट सिंबल नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरह और इस तरह आ जाए तो नो कंक्लूजन बनेगा, इस तरह आ जाए तो कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये देखिए अपोजिट सिंबल है, इस तरह भी आ जाए तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। देखिए जितना भी हम बना रहे हैं ना ये मिक्स हो रहा है,
इसमें देखिए ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों मिक्स होगा तो कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, या आप याद रख सकते हैं कि अपोजिट सिंबल जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे आपको करना है। तो आपको जो है एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन में ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में फाइंड आउट करना है कि क्या बनेगा। अब पहला देखते हैं, आर से लेके पी तक है, आर से लेके पी तक आपको है, तो आपको बस कितना पकड़ना होगा, आपको जो है कितना पकड़ना होगा, पूरा तो पकड़ना नहीं होगा, बस इतना दूर पकड़िए आर से लेके पी तक। ठीक है, तो ये देखिए अपोजिट सिंबल नहीं है, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, यानी कि ये वाला जो है इस ग्रुप में है और ये इसमें से मिक्स तो हो नहीं रहा है, इसलिए इसमें कंक्लूजन बनेगा। लेकिन कौन सा कंक्लूजन बनेगा, यहां देखिए 3 टाइप का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू है और बराबर है। तो लेस देन इक्वल टू देखिए किसमें है, पिताजी का फैमिली से है, फिर लेस देन दादाजी के फैमिली से, इक्वल टू आपके फैमिली से। तो तीनों में से कौन सा बड़ा होगा, दादाजी वाला बड़ा होगा। तो दादाजी वाला लेस देन है, तो ये पी रखिए जैसा है, आर रखिए और लेस देन कीजिए। तो यहां पर क्या हो गया, पी इज लेस देन आर, यहां भी क्या है, पी इज लेस देन आर, या आप कह सकते हैं आर इज ग्रेटर देन पी। तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। अब क्या बोल रहा है, एफ से लेके बी तक आपको दिखाना है। ठीक है, एफ से लेके बी तक करना है। तो एफ से लेके बी तक में देखिए यहां भी कोई अपोजिट सिंबल नहीं है, ये जो है इस वाले का है, ग्रेटर देन वाले का। तो यहां पर देख सकते हैं 3 टाइप का सिंबल है, बराबर है यानी आपका जनरेशन का है, ग्रेटर देन यानी दादाजी का, और ये जो है पिताजी का। जो जैसे आपको जो है अपोजिट सिंबल ना दिखे और दादाजी वाला दिख जाएगा तो मतलब ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन वाला आपको सही मानना है। तो एफ इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी। लेकिन यहां पर क्या है कि बी इज ग्रेटर देन एफ है, यानी एफ इज यहां पर लेस देन बी है, और यहां पर क्या निकल रहा है आपका, एफ इज ग्रेटर देन बी, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। तो कौन सा होगा, केवल पहला निष्कर्ष जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन जो है यहां छूट गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहां पर छूट गया, इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको कर देंगे। यहां पर देखिए ये स्टेटमेंट और एजम्पशन का सवाल है, कथन और धारणा का। तो एक बात आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे कभी भी आपको जो है इधर उधर नहीं होना है, स्टेटमेंट आपको हमेशा सही मानना है, किसी भी परिस्थिति में सही मानना है। अगर किसी भी कंक्लूजन या एजम्पशन में उस स्टेटमेंट को गलत हो रहा है तो उस एजम्पशन को आपको नहीं मानना है। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि निःशुल्क पास प्राप्त करने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें। मतलब अगर निःशुल्क आपको जो है निःशुल्क पास है एक, अगर निःशुल्क पास आपको प्राप्त करना है तो आपका 21 अप्रैल तक जो है रजिस्ट्रेशन करना जो है अनिवार्य है। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना जो है पास जारी नहीं किए जाएंगे, यानी कोई भी आपको जो है वैलिड रेसिडेंशियल जो है प्रूफ देना है, नहीं तो पास जारी नहीं किया जाएगा। अब देखिए, वोटर आईडी कार्ड इज अ वैलिड रेसिडेंस सर्टिफिकेट। मतदाता पहचान पत्र वैध निवास प्रमाण पत्र है। आपको जो है मतदान पहचान पत्र के बारे में यहां तो कुछ नहीं बताया गया स्टेटमेंट में, अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है। यहां सिर्फ बोला गया है कि वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि मतदाता पहचान पत्र वैध निवास प्रमाण पत्र है, इसका जो स्टेटमेंट से कोई लेना ही देना नहीं है। तो स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, निःशुल्क पास प्राप्त करने के लिए जो है आपको 21 अप्रैल तक कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करना, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपके पास वैलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन ये आपको यहां पर एजम्पशन में क्या मतदान पहचान पत्र के बारे में बताने लगा
कि आपका वोटर आईडी कार्ड वैलिड है कि नहीं, इसका तो स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम स्थल पर पास खरीदे जा सकते हैं, पास कैन बी परचेज्ड एट द इवेंट वेन्यू, ये भी कहीं पर स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अपने मन से आपको मानना ही नहीं है, तो इसमें ना तो पहला सही होगा ना ही दूसरा सही होगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नो तो धारणा 1, नो ही 1 निहित है, नाइदर नॉर वाला कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर है क्या, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ये क्या है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको 150 के मान के भी बना लेते हैं, फिर से डायग्राम पर भी आपको दिखा दूंगा। 150 एक मेथड होता है, ठीक है। अगर ऑल वाला स्टेटमेंट रहे, ऑल एक्स आर वाई, तो ऑल वाला में 100 और नेक्स्ट वाला में क्या देंगे, 50 देंगे। सम अगर रहे, सम एक्स इज वाई, तो दोनों हो गया 50-50। सम नॉट का केस रहे, सम एक्स इज नॉट वाई, तो नेगेटिव वाला में याद रखिए हमेशा 100 होगा, और ये क्या होगा, सम वाले में 50 होगा। फिर नो एक्स इज वाई, तो इधर भी नेगेटिव है और इधर भी क्या हो गया, नेगेटिव ही हो गया। नो एक्स इज वाई है तो दोनों साइड 100-100 होगा। अब मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट है एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई आएगा और फिर इधर वाई और एक्स आएगा, जेड आएगा। मान लीजिए कि ऑल एक्स इज वाई है और सम वाई इज जेड है, तो उस कंडीशन में ये जो कॉमन है इसका वैल्यू जो है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के लिए कोई तो मेरा कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो ये y जो है ये कॉमन पॉइंट है। तो इससे क्या हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, मिक्स होके एक नया स्टेटमेंट देगा। लेकिन मिक्स तभी होगा जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, 50-50 अगर हो गया ना, तो ये मिक्स नहीं होगा, अलग अलग वैल्यू होगा कॉमन वाले का 50 छोड़ के, तभी ये मिलेगा। 50-50 नहीं होना चाहिए, 50 के छोड़कर कुछ भी हो जाए तो मिल जाएगा, लेकिन 50-50 अगर कॉमन वाला हुआ तो इन दोनों में क्या होगा, कोई भी मिलन नहीं होगा, मिलकर कोई नया स्टेटमेंट नहीं देगा। दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा क्या होगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट देगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए हमको आते हैं, ऑल है तो ये 100 हो गया, ये क्या हो गया, 50 हो गया, ये भी 100 हो गया और ये भी क्या हो गया, 50 हो गया। ऑल वाला है 100 है, ये 50 है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, टेबल और पेन। तो देखिए टेबल और पेन, और सबसे नजदीक का देखना है कि कहां पर हमको नजदीक में जुड़ रहा है टेबल और पेन। तो टेबल अगर देखेंगे तो टेबल देखिए अंतिम में है, मान लीजिए इसको एक पहला, ये दूसरा और ये क्या हो गया, तीसरा। टेबल आपको अंतिम में देखने को मिल रहा है। पेन कहां मिल रहा है, तो पेन देखिए यहां भी है और यहां भी है, लेकिन नजदीक रिलेशन पेन कौन सा है, ये वाला। तो इसको निकालने के लिए हमको दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट का यूज करना होगा। तो देखिए कॉमन तो होगा तभी नया स्टेटमेंट ये बनेगा। तो कॉमन देखिए क्या है, ब्रश है, ठीक है, ब्रश है कॉमन 2 और 3 में। तो ब्रश में देखिए इसमें 50 है और यहाँ 100 है, तभी बन रहा है रिलेशन, नहीं तो 50 और 50 रहता तो स्टेटमेंट बनता ही नया नहीं, नया कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, अब देखिए तो सम है तो यहां 50 होगा और यहां भी 50 होगा। तो देखिए टेबल के लिए कितना चाहिए, यहां आपके स्टेटमेंट में टेबल है 50, मांग कितना रहा है टेबल 50, तो आप दे सकते हैं। अगर 50 रहता और मांगता 100 तो दे सकते, क्या नहीं। ये रुपया से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि 50 रुपया है आपके पास और 100 रुपया मांगता, दे पाते नहीं। तो इसी तरह जो है यहाँ 50 टेबल है, आपको 50 मांग रहा है तो दे सकते हैं। स्टेटमेंट में पेन की संख्या है कितनी है, 100 है और 50 मांग रहा है, तो ये बिल्कुल क्या होगा,
सही होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर यहां पर देखिए पहला वाला पॉसिबल है, दूसरा देखिए अंतिम वाला तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है और यहां सभी पॉजिटिव है। हमने कहा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल जो है पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज करके ही नेगेटिव बनेगा, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो उसके साथ में नेगेटिव स्टेटमेंट हो तब नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव है और यहां पर स्टेटमेंट जितने भी आप देख रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव है। सिर्फ आपके इसको चेक करना है, यहां क्या है ऑल है तो ये 100 होगा और ये क्या होगा 50 होगा। तो पेन और यहां हो गया पेन्स। अच्छा एक बात, यहां पर पेन का मतलब क्या है, तवा है, ठीक है, इसको फिर से चेक कर लीजिए। पेन का मतलब यहां क्या होगा, तवा है, तवा, ठीक है, तवा, पेन का मतलब तवा, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला जो है नहीं होगा। आपको इस पहला और तीसरा का यूज करना होगा इसको निकालने के लिए। पेन्स का अर्थ क्या हो गया, तवा, पहला और तीसरा का यूज करके ये निकलेगा क्योंकि टेबल यहां है, पेन यहां है। ये इसको देखिए, इन दोनों का अगर पहला और तीसरा को देखिएगा ना तो कोई भी कॉमन नहीं है, आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट बनेगा ही, क्योंकि टेबल और पेन को मिलाने के लिए हमको जो है तीनों को मिलाना होगा। टेबल से इन दोनों को देखिए कॉमन है तो इससे इन दोनों को मिलाकर रिलेशन बनेगा, फिर इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों को मिलाकर रिलेशन बनेगा। तो तीनों का यूज करना होगा और इसके लिए साथ ही जो है दूसरा का भी यूज करना, 1 2 3 का यूज करना होगा। तो आप देखिए यहां पर क्या है 50 है, यहां क्या है कॉमन में 100 है तो रिलेशन बनेगा, यहां भी क्या है 50 है, यहां भी क्या है 100 है तो रिलेशन बनेगा, यानी तीनों जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद जो देखिए यहाँ क्या है 50 और यहाँ भी क्या है 50 है, तो टेबल जो है यहाँ 50 है, मांग कितना रहा है, टेबल 50 मांग रहा है तो दे सकते हैं। पेन यहाँ देखिए 100 है, मांग कितना रहा है 50, तो इसमें पॉसिबल है। तो इसमें देखेंगे पेन और पेन्स में, तो इसमें कितना है 100 है, ये 50 है, तो पेन और पेन्स कहां से, पहले वाले स्टेटमेंट का यूज से जो है मिल जाएगा। तो ऑल पेन्स आर पेन अगर रहता है ऑल एक्स इज वाई तो हम क्या बोलते हैं कि सम वाई इज एक्स, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑल पेन्स आर पेन है तो इसका मतलब क्या होगा कि सम पेंसिल्स पेन मानते हैं, यानी कि कुछ जो है कलम क्या है, तवा है। लेकिन यहां पर ऑल का प्रयोग किया गया, आप ऐसे भी देखिए जो हमने बताया था मेथड, यहां पर पेन कितना है 100 है, मांग कितना रहा है पेन 50 मांग रहा है तो ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर कितना है पेन 50 है और मांग कितना रहा है 100, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको ये याद भी रख सकते हैं, ऑल एक्स इज वाई मतलब क्या हो गया, सम वाई इज एक्स होता है, ठीक है, सम वाई इज एक्स होता है। तो इससे क्या आपको पता चला कि पहला वाला ही केवल क्या होगा, सही होगा, बाद बाकी क्या होगा, गलत होगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये दोनों जो है ये दोनों गलत है और यहां जो है क्या है, सेम सेम है। तो अन्य अगर केस रहता ना ऑल नो छोड़ के तो आइदर और वाला केस लगता, ठीक है। अगर ये दोनों जैसे गलत है, ठीक है, और इसका सेम है तो आइदर 2 और 3 एंड 1 हो जाता, 1 एंड आइदर 2 एंड और 3 हो जाता, दोनों में से कोई एक ही होगा। बट यहां देखिए ऑल नो का केस है इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, ऑल और नो का केस में जो है गलत हो जाता है, नहीं तो आइदर और का केस लगता है। फिर से इसको बाद में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए जो है पहला कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। आप यहां पर देखिए, अब इसको वेन डायग्राम थ्रू बनाते हैं। तो ये क्या है, पेन्स है, ऑल पेन्स आर पेन है, ठीक है, पेन्स है। ऑल पेन्स आर ये क्या है, ब्रशेस है।
ऑल ब्रशेस है क्या हो गया, टेबल हो गया। तो सम टेबल्स आर पेन्स, देखिए टेबल यहां पर है, पेन यहां पे है, तो बिल्कुल हो जाएगा। हमने बोला ऑल पेन्स आर, जब इसके अंदर आ गया, ठीक है, पेन तो जो है इस टेबल के अंदर आ गया, यानी ऑल पेन्स आर टेबल्स। तो देखिए सम पार्ट ऑफ जो हो जाएगा, ये जो है टेबल के अंदर ही हुआ। जब इतना बड़ा एरिया जो है टेबल का है, तो ये भी एरिया किसका, टेबल का ही होगा, जो पेन के साथ कोइंसाइड हो गया है, तो सम वाला केस तो सही होगा। ऑल पेन्स आर पेन, तो देखिए सभी पेन्स क्या है, पेन्स है, यानी कि सभी कलम क्या है, तवा है। तो पेन्स ये वाला है, और देखिए पेन इसके बाहर में है। यहां पर क्या है, ऑल पेन्स, यानी कि सभी तवा जो है पेन है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल वाला कंडीशन, ऑल पेन यानी कि कलम पेन्स है, ये क्या है, गलत होगा ना। हमने अभी भी कहा था कि ऑल एक्स इज वाई, तो सम वाई इज एक्स है, सम वाई इज एक्स, ये सही होता है। तो इसी तरह यहां क्या है, ऑल पेन्स आर पेन, ऑल पेन्स आर पेन, कलम, तो सम वाला केस सही होगा, सम पेन्स आर पेन, यानी कि कुछ कलम क्या है, तवा है। लेकिन यहां पर क्या है, ऑल पेन्स आर पेन, इसलिए गलत हो जाएगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। तो ये क्या है, दूसरा वाला करेक्ट होगा। यहां पर देखिए नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले चार नहीं है लेकिन ठीक बाद में दो है। यानी कि ऐसे कितने सात हैं लेकिन ठीक पहले जो है चार जो है नहीं होना चाहिए, चार जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में जो है दो होना चाहिए। तो आप ये बात देखिए, अब इसको एक साथ देखिए, ठीक है, कम समय इसको सात दो को देखिए, सात दो के पहले जो है चार नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए, अगर आप इस तरह से देखिएगा, सात को पकड़िएगा तो फिर देखिएगा बाद में दो है कि नहीं, दो तो होना ही है लेकिन चार नहीं होना चाहिए। तो आप क्या पकड़िए, सात दो को पकड़िए, 72 को। तो 72 देखिए कहाँ है, यहां पर है 72, फिर यहां पर है 72 देखिए, और कहाँ है, यहाँ है, फिर 72 देखिए कहाँ है, यहाँ है, फिर 72 देखिए यहाँ है। अब किसमें चार नहीं है, देखिए यहां पर चार है, इसलिए ये वाला क्या होगा, नहीं होगा। फिर यहां पर देखिए 8 है तो ये वाला एक पेयर हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए 5 है तो ये भी एक पेयर हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए 7 है, चार तो है नहीं तो ये भी एक हो जाएगा, और ये वाला 4 है 72 के पहले, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ कितना हो गया, पहला तो 8 7 2 हो गया, फिर क्या हो गया 5 7 2 हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया 7 7 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका तीन ही पेयर है यहां पर, जिसमें 7 2 के पहले जो है चार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहां क्या बोल रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले में तुरंत आप क्या कीजिए कि डायग्राम बना लीजिए। ए इज द फादर ऑफ बी, ए क्या है, फादर है किसका, बी का, ठीक है। ए इज द फादर है इसलिए प्लस दे दिए, एंड सी डी, बी एंड सी यानी कि बी और सी का, ठीक है। ए फादर है बी और सी का, डी इज द मदर ऑफ ए एंड डी इज द मदर ऑफ ए एंड ई इज द फादर ऑफ ए। यानी कि क्या है कि ए का फादर कौन है, ई है, ए का फादर कौन है, ई है, यानी कि प्लस हो गया। और क्या बोला है, डी इज द मदर ऑफ ए, डी इज द मदर ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई जब फादर है ए का तो डी भी ए की मदर है, यानी कि ई और डी क्या हो जाएगा, आपस में वाइफ हस्बैंड हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी है सी का भाई है, देखिए बी और सी का जेंडर तो हमको दिया ही नहीं गया है, तो हम ये बोल ही नहीं सकते हैं बी सी का भाई है ना क्या है। तो जब भी ए जो है डी का पुत्र है, ए क्या है, डी का पुत्र है, ये वाला करेक्ट होगा। और डी और ई जो है, डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ई की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी।
डी ई की पत्नी हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, देखिए ये भी करेक्ट हो रहा है। ए जो है डी का पुत्र है, ये भी करेक्ट हो गया। ई जो है सी का पिता है, ये तो एक जेंडर गैप करके दादाजी का जेंडर में जा रहा है। ये पोता या पोती कुछ भी होगा, ये जो है ए का बेटा या बेटी कुछ भी होगा, ई जो होगा उसका कौन होगा, दादाजी होगा। ये तो मेरा क्या है, करेक्ट नहीं है, और ये भी करेक्ट नहीं है। लेकिन ए जो है डी का पुत्र है, ये परफेक्ट करेक्ट है। डी जो है ई की पत्नी है, ये भी जो है करेक्ट हो रहा है। तो दो कैसे करेक्ट हो रहा है, फिर से स्टेटमेंट को आप देखिए। ठीक है, एक ही करेक्ट होना चाहिए। ए जो है बी और सी का पिता है, ए बी और सी का पिता है। डी जो है ए की माता है, डी जो है ए की माता है। ई जो है ए का पिता है। डी जो है ए की माता है, और ई जो है डी ए की माता है और ई ए का पिता है। D is the mother of A and E is the father of A. D is the mother of A. D is the mother of A and E is the father of A. D A की माता है और E A का पिता है। D A की माता है और E A का जो है पिता है। D is the wife of E. A is the son of T. निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? अच्छा, एक बात बताइए, ए जो है बी और सी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, तो ए का जेंडर हमको पता चल गया। डी इज द मदर ऑफ ए, यानी कि डी का भी जेंडर पता चल गया। एंड ई इज द फादर ऑफ ए, यहां पर ये जो है दोनों सत्य हो रहा है। ठीक है, दोनों जो है सत्य है। एक ही सत्य होना चाहिए, लेकिन कैसे स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, D is the mother of A and E. ठीक है, इसको नेक्स्ट को देखते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि आपको बताना है इसमें से, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी विद्यार्थी को, अंग्रेजी विद्यार्थी को, और ये गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी को बता रहा है। इसमें आपको बताना है कि हिंदी के कितने विद्यार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। आपको हम बताएं, जो नेगेटिव वाला होगा इस टाइप के क्वेश्चन, जो गणित नहीं पढ़ते हैं उसको आपको जो है नहीं देखना है। गणित तो जो नहीं पढ़ता है उस पूरे एरिया को हटा देना है। ठीक है, जो गणित नहीं पढ़ता है, गणित तो देखना ही नहीं है, पूरे एरिया को हटा दिए। अब बच गया क्या, हिंदी के विद्यार्थी और अंग्रेजी के विद्यार्थी। तो जो हिंदी के पढ़ते हैं वो इंग्लिश, दोनों जो कॉमन होगा, जो हिंदी पढ़ता है उसके साथ में जो अंग्रेजी भी पढ़ता है वो कॉमन वाला एरिया होगा। तो हिंदी और इंग्लिश में जो कॉमन है वो कौन सा है, ये दो ही बचा ना, 2 बचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है
कि a word is written in a code language but no specific code is assigned to use it. You use your judgment to find the number of written in the code that best represents the word given in the question. देखिए ये जो दिया गया है इसमें कोई भी कोड आपका जो है यूज नहीं दिया। आप अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हुए कूट में लिखे गए संख्या को बताएं जो प्रदर्शन प्रश्न में दिए गए शब्द को सर्वाधिक अच्छी तरह से जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए ए को जो है यहां पर अगर सब में देखिएगा तो ए को जो है क्या बनाया गया है, वन कोड बनाया गया है, एक। ठीक है, ए को जो है एक बनाया गया है। जी को देखिएगा तो दो में जो है और कोई में कॉमन है क्या, किसी में और भी कॉमन नहीं है। अब देखिए ए को अगर एक किया गया है तो आप देख सकते हैं ये 7 है। ठीक है, ये 7 है। तो आप एक बात याद रखिए, जी और जी सेम है तो आपका इस दोनों पोजीशन पे सेम कोड होना चाहिए। देखिए 9 यहां पर 2, ये चेंज हो गया तो ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कभी भी। अब देखिए 2 को सेम है और आर का तो एक अलग कोड होगा, तो ये वाला हो सकता है क्या। देखिए यहां सेम है, यहां सेम है, इसके लिए भी 4 नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट जो कोड होगा ये क्या होगा, 1 4 ये वाला होगा। ठीक है, ये बेसिस पर हम ले, क्योंकि जी जी है ये तो सेम कोड होना चाहिए। और फिर एक अलग बेसिस पर देखिए यहां पर 5 लिखा गया, आर के बाद फिर देखिए ये है, फिर ए के लिए 1 है तो यहां पे देखिए ए के लिए 1 हो गया। तो यहां जो कोड बनाया गया है ये 1 वाला पक्का होगा, क्योंकि जी जी के बाद आर है तो जी का कोड जब 4 है तो फिर आर का कोड तो 4 नहीं होना चाहिए, किसी भी लॉजिक से नहीं होगा। जितना अल्फाबेट होगा सबका कोड अगर लॉजिक के थ्रू बनाएंगे तो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर यहां पर देखिए क्या है, विषम को चुनना है। तो आप देखिए यूपी का राजधानी कहां है, कैपिटल कहां है, लखनऊ है। पटना किसका है, कैपिटल ऑफ बिहार है, राजधानी कैपिटल ऑफ बिहार है, बिहार की राजधानी है। रायपुर किसका है, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ है, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये वाला कानपुर जो है ये यूपी का शहर है, सिटी ऑफ यूपी, यानी कि ये जो है किसी का कैपिटल नहीं है, कैपिटल जो है ये नहीं है, इसी कारण से जो है कानपुर मेरा अलग हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसमें अगर देखिएगा आप, हाँ इसमें अगर देखिएगा तो इसमें बेस क्या होता है, ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, इस साइड ईस्ट, और इधर क्या होते हैं, बाएं साइड आप वेस्ट लेते हैं। तो लता पश्चिम दिशा की ओर चढ़कर 14 मीटर चलती है। अब देखिए इस कंडीशन में जब भी लेफ्ट चलने को कहेगा, यानी कि बायां चलने को कहेगा, तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। राइट चलने को कहेगा, दायां चलने को कहेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ये जो होता है सेम कॉन्सेप्ट होगा किसके, जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का सेंटर की ओर जब देखते हैं और उस समय जो कंडीशन होता है वही यहां पर सेम है। लेफ्ट वहां भी चलते हैं तो घड़ी के उसके जो है विपरीत है। ठीक है, उसके जो है विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला जो है ये एंटी मतलब आउटसाइड द सेंटर वाले के जैसा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो लता क्या है, 14 मीटर चलती है पश्चिम दिशा में। तो लता जो है ये देखिए पश्चिम दिशा में चलना है, यानी इधर चलना है इस डायरेक्शन में। तो ये 14 हो गया।
फिर अपने दाएं मुड़कर, दाएं मतलब किधर हो गया, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो ये भी क्या करा, फिर दाएं घूमकर जो है कितना चला, 14 मीटर चलता है दाएं। तो घड़ी ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो ऐसे घूम गए। फिर अपने बाएं मुड़कर जो है 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर जो है कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो ये आप बाएं ले लीजिए, ठीक है, बाएं ले लीजिए, कितना 10 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया, 14 हो गया। फिर जो है पुनः वो अपने बाएं मुड़कर 14 मीटर चलती है, फिर पुनः बाएं मिलकर कितना चलती है, 14 मीटर जो है चलती है। तो फिर इधर हो जाएगा 14 मीटर चला, जस्ट इसके पैरेलल होगा, ठीक है, इसी के पैरेलल होगा, यानी यहां तक होगा, सेम यहां तक हुआ। फिर क्या बोल रहा है, यहां तक आ गया इसका, ठीक है। तो प्रारंभ बिंदु और वर्तमान स्थिति के बीच की जो है दूरी आपको बताना है, कितना दूरी है। तो प्रारंभ स्थिति यहां है ना, तो यही डिस्टेंस आपको निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये 10 है जब, तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो यहां 10 हो गया और ये वाला 14 हो गया, 24 हो जाएगा मीटर। अब देखिए इसमें और एक टाइप से इसको बना सकते हैं कि पहले जो है पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, तो कितना लेफ्ट और कितना राइट हर जगह चला हुआ है। देखिए लेफ्ट में, लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हो गया, ये हो गया बायां, और ये क्या हो गया, दायां। अब देखिएगा तो लेफ्ट कितना बार चलता है, यहां पर देखिए, दाएं मुड़ा, दाएं कितना मुड़ा, 14 मुड़ा, दाएं 14 मुड़ा। फिर जो है बाएं 10 मुड़ा, फिर जो है बाएं कितना मुड़ा, 14 मुड़ा, ठीक है। बाएं देखिए दाईं ओर जो है 14 मुड़ा है, फिर अपने बाएं ओर 10 मुड़ा है, फिर वह अपने बाएं ओर 14 मुड़ा है, यानी कि 14 फिर से जो है बाएं मुड़ गया, ठीक है। तो आप बताइए, तो देखिए एक तरह से अगर बोलिएगा, देखिए यहां भी तो 14 मीटर जो है पश्चिम दिशा की ओर चला था ना, तो जब पश्चिम दिशा की ओर चला था, इसका मतलब क्या हो गया, वो किधर चला, बाईं ओर चला ना, तो 14 तो और इसमें होता ना, 14 और इसमें एक्स्ट्रा होता, इस तरह से नहीं, तो इसमें 14 और एक्स्ट्रा होता, देख लीजिए, इस तरह से आप कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले जो है पश्चिम दिशा में गया, इसका मतलब किधर गया, बाईं ओर गया 14, फिर जो है दाईं ओर देखिए, दाएं मुड़कर 14 मीटर जाता है, तो दाईं ओर 14, फिर उसके बाद 10 मीटर आप देखिए किधर चलता है, बाएं चलता है, फिर 10 मीटर, फिर जो है बाएं फिर से 14 मीटर चलता है, तो ये 14 हो गया। अब देखिए लेफ्ट 14 चला और राइट 14 चला, तो ये मान लिया कोई भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, कोई भी आप एक 14 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट साइड में कितना बच गया, ऐड करेंगे तो 24, तो वो किधर, लेफ्ट साइड 24 चलेगा, तो यही पहले और अंतिम के बीच में 24 मीटर की दूरी होगा, ठीक है। दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 24 मीटर होगा। अब इसमें आइए, रैंक आपको बताना है, तो अब देखिए पहले क्या होता है, शिशु होता है, शिशु के बाद जो है वो क्या बन जाता है, बच्चा बनता है, बच्चा के बाद उसका किशोर अवस्था आता है, किशोर अवस्था के बाद वयस्क होता है, ठीक है, फिर वो वृद्ध होता है, बूढ़ा हो जाता है, यानी 60 साल अबव जो है वो वृद्ध के गिनती में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा तो नहीं होगा ना, दूसरा कब होगा, पहले इतना जल्दी दूसरा, पहला, पहला हो जाएगा शिशु, फिर क्या होगा, तीसरा होगा, फिर जो होगा किशोर अवस्था, यही वाला तो होगा पांचवा, यही होगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे आते हैं कि इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि लेफ्ट राइट पे चला जाता है और राइट जो है लेफ्ट पे चला जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है। और ये भी पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में जो है ये ऐसे भी आपस में भी मुड़ जाता है, ये जो है ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाला हमने क्या कहा, ये लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, यानी ये जो है राइट साइड में आई है तो ये भी जो है आई से स्टार्ट होगा, इधर चल जाएगा। आई को जो है लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता है, लेकिन एच में देखिए एच इधर से स्टार्ट होगा तो एच में ये लाइन का तो कुछ नहीं है, इसका जो है ये किधर एच में राइट साइड में ये शेप है तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। फिर जी ऐसे है तो जी जो है ऐसे ना होके ये जे ऐसे करके है, जे जो है ये किधर है लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में हो जाएगा, ये किधर हो जाएगा राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 9 है ऐसे तो ये सर्कल है, इधर है 9 साइड तो ये भी क्या हो जाएगा 9 ऐसे हो जाएगा, 9 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जी और इसमें फर्क करिएगा थोड़ा, ठीक है। 5 ऐसे है तो 5 इधर है तो लाइन का तो लेफ्ट राइट नहीं होगा, इसका भी लेफ्ट राइट नहीं होगा, लेकिन ये जो है 5 में जो इस तरह से है ये किधर है लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर टी है, टी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट राइट एक ही होगा। डी में देखिए ये लेफ्ट साइड में सर्कल है तो आप ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। ई इधर है तो ई क्या हो जाएगा, ये ऐसे 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 हो जाएगा। तो देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, ये तो दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन इसके साथ ही एक वाटर इमेज का भी बोलता है, वाटर इमेज का भी बोलता है, यानी कि जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ये ऊपर से नीचे हो जाता है, यानी कि टी जब ऐसे होगा और इसका जल प्रतिबिंब लेंगे तो ये क्या होगा ऐसे होगा, तो उलटने वाला जो होगा ये जल प्रतिबिंब में होगा, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट होगा। तो देखिए ये किसका जैसा है, ये तो नहीं हो सकता है, देखिए यहां जी उलट गया तो ये किसका होगा, ये इसका नहीं होगा। जो उल्टा हो गया ना वो क्या वाटर इमेज का बनता है, ये भी देखिए क्या हो गया, ये यहां पर ई जो हो गया उल्टा हो गया तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए 9 भी उल्टा हो गया तो नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। 8 यहां पर एक छूट गया है, एक जो है 8 यहां पर, तो 8 का कुछ भी नहीं लेफ्ट राइट होगा। तो देखिए ये वाला बिल्कुल इस तरह का है। अच्छा ये जो 5 हमने दिया है ना ये थोड़ा सा गलत हो गया है, देखिए 5 जो दिया है ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये जो 5 का शेप है, अब देखिए ये जो 5 है ना, ये 5 का इसका तो लाइन सेम होगा, इसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं। इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये किधर लेफ्ट साइड, तो इधर किधर देंगे राइट साइड में, और ये जो शेप है किधर मुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो इसको राइट साइड में ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब इसमें आइए इसका जो है नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश दिया गया है और इसमें जो है आपको निकालना है क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि 7 सदस्य है, ओलंपिक में विभिन्न देशों के लिए खेलता है और प्रत्येक लोग अलग अलग खेल है, यानी कि देखिए ए है, इसको कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, जी है, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है एक पार्ट हो गया, ये जो है दूसरा पार्ट हो गया। अब यहां पर बोल रहा है, आप देखिए कि सी जो है तीरंदाजी में
चीन का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या हो गया, तीरंदाजी हो गया। सॉरी, सी जो है, सी के लिए ये गलत हो गया। सी जो है वो चीन के लिए जो है तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या होगा, सी जो है तीरंदाजी होगा और ये क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। डी जो है जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल जो है नहीं खेलता है। डी जो है ये क्या हो गया, जर्मनी हो गया। डी जर्मनी हो गया। और ये जो है वॉलीबॉल नहीं है, वॉलीबॉल नहीं, और बास्केट बॉल जो है नहीं खेलता है। ठीक है, ये भी नहीं खेलता है। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। तो यहां पर कहां हम बैठाएंगे, तो लिख लीजिए जापान वाला जो है ये क्या होगा, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, यहां लिख लीजिए। फिर क्या है कि जो ई है वो वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं खेलता है। तो ई जो है ये क्या हो गया, कोरिया जो है इसमें नहीं होगा। याद रखिए, कोरिया नहीं होगा। तो किसके लिए खेलता, किसके है, वॉलीबॉल के लिए खेलता है। वॉलीबॉल जो है ये खेलता है। फिर क्या है कि ए जो है एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या हो गया, ऑस्ट्रिया। और किसके लिए, एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स। फिर ये क्या हो गया कि जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वो टेनिस के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। यानी कि रसिया वाला जो है टेनिस, ठीक है, रसिया वाला क्या हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। तो आप बताइए, रसिया वाला टेनिस हो जाएगा। एफ जो है कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये कोरिया भी नहीं होगा और ये जो है जापान भी नहीं होगा। ठीक है। जी बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, बास्केटबॉल, जी जो है बास्केट के लिए करता है। आपको बताना है कि जापान जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जापान जो है, कौन जापान का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक बात बताइएगा, यहीं से इतना से आंसर मिल जाएगा कि आपका जगह कहां कहां खाली है। जो जापान के साथ मुक्केबाजी है, जापान के साथ देखिए मुक्केबाजी है, जापान आंसर मिलाने के लिए जापान का चाहिए आपको, तो जापान के साथ मुक्केबाजी है, तो दोनों आपको एरिया खाली होना चाहिए। ये एरिया भी खाली होना चाहिए, ये एरिया भी खाली होना चाहिए। देखिए ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भरा हुआ है, बी हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सी तो होगा नहीं इसका आंसर। अब देखिए हमको जी देखने को पूछ रहा है, जी होगा नहीं क्योंकि जी में इधर तो क्या है, बास्केटबॉल है और जापान के साथ मुक्केबाजी होना चाहिए। एफ देखिए, एफ जो है ये कोरिया और जापान एफ खेलता ही नहीं है, कोरिया और जापान जो एफ खेलता ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जी तो नहीं होगा। तो डायरेक्टली यहां से आंसर दे सकते हैं कि बी वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कम समय, इसको पूरा कंप्लीट ही नहीं करना है। ठीक है, अब इसको पूरा करके देख लेते हैं कि चूंकि रसिया जो है टेनिस खेलता है, रसिया जो है टेनिस खेलता, हो सकता है रसिया और टेनिस यहां पे हो, लेकिन अब बताइए कोरिया और जापान तो यहां है नहीं। ठीक है, कोरिया और जापान है नहीं, कोरिया यहां भी नहीं है, कोरिया यहां भी नहीं है, और कोरिया कहां हो सकता है बताइए। कोरिया यहां नहीं है, कोरिया कहां होगा, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। लेकिन जब यहां होगा तो इसके साथ तो हमको देना पड़ेगा एक। ठीक है, तो दोनों जगह खाली होना चाहिए। जापान यहां नहीं हो सकता है, तो पहले जापान को, जापान कहां पर फिट होगा, जापान यहां होगा, नहीं होगा, जापान यहां भी फिट नहीं होगा क्योंकि मुक्केबाजी है। तो ऑब्वियस सी बात है जापान यहां पर होगा और मुक्केबाजी जो है यहां पर होगा।
ठीक है, मुक्केबाजी यहां पर होगा। कोरिया इन दोनों जगह पर नहीं होगा तो कोरिया कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, अब रसिया के साथ टेनिस है तो यहां पर रसिया हो नहीं सकता, तो रसिया कहां होगा, यहां होगा, और टेनिस यहां पर होगा। जब वॉलीबॉल यहां पर है तो एक ही जो है, देखिए यहां एक ही शहर बच गया है। कौन बच गया है, फ्रांस बच गया है, तो फ्रांस जो होगा यहां पर होगा। और इसमें खेल भी एक जगह यहां बच गया है, तो यहां पर अगर वॉलीबॉल नहीं हुआ और बास्केटबॉल भी नहीं हुआ तो एक खेल बच गया जो क्या होगा, फुटबॉल होगा। तो यहां पर क्या होगा, फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल बच गया तो यहां पर फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये वाला। यहां पर आइए कि केंद्र की ओर मुख करके जो है वृत्त में कितने लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके। तो 6 का आप जगह बना लीजिए। क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सभी, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, तो लेफ्ट चलने पर किधर चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा घड़ी की दिशा में, और राइट पर क्या चलेगा, एंटी क्लॉक चलेगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दूसरे के सामने एक्स वाई और जेड के बीच में है। एक्स जो है मान लीजिए कहीं भी बैठा सकते हैं, जेड और वी के बीच में है। ठीक है, इसका दूसरा भी कंडीशन बन सकता है। अगर एक्स यहां लिए तो वी यहां हो सकता है, जेड यहां हो सकता है। यू जो है एक्स के बाईं ओर, यू जो एक्स के बाईं ओर दूसरे पोजीशन पे है। यू जो है एक्स के बाईं ओर दूसरे पोजीशन पे, बाएं मतलब क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के दिशा में चलना है, तो यू यहां देना होगा। इस कंडीशन में भी यू जो है यहां होगा क्योंकि एक्स का कंडीशन दोनों जगह फिक्स है। अब जो है और y के दाईं ओर दूसरा, यानी कि x के लिए u के लिए 2 कंडीशन जुड़ा हुआ है, और जो है पहले को रिकॉग्नाइज करता है u और x है, तो और जो है u के लिए है, पहले वाले के लिए। तो क्या है कि u जो है x के बाईं ओर दूसरा है, और u जो है y की ओर भी जो है दाईं ओर है, y के जो है दाईं ओर है। अब अगर कुछ भी पोजीशन नहीं दिया है तो तुरंत दाएं मान के चलेंगे। ठीक है, यहां पर जो है u का तो बताया गया कि x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर u है, लेकिन यहां नहीं बताया गया है कि y के दाईं ओर u है, लेकिन कितने स्थान पर है नहीं बताया गया, तो तुरंत हम क्या लेंगे, y लेंगे। u के जो है तुरंत दाईं ओर हमको क्या है, y है। तो दाईं ओर यहां पर बैठा पाएंगे क्या, दाईं ओर तो z है ऑलरेडी, तो ये वाला मेरा कंडीशन क्या हो गया, ओ सॉरी एक मिनट, ये y के दाईं ओर u है, एक मिनट, y के दाईं ओर क्या है, u है। तो y के जब दाईं ओर u है तुरंत दाएं, तो y यहां बैठाएंगे तो u तो तुरंत दाईं हो जाएगा, तो यहां भी मेरा क्या बैठाएंगे, y बैठाएंगे, और तब x के विपरीत क्या है, तो ये जो है एक ही कंडीशन में बन जाता। ठीक है, अगर x और v और x z के रिस्पेक्ट में बात करता है तब हो सकता था गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x के विपरीत कौन है, x के विपरीत y है, तो हमारी ये y कौन है, ये x के विपरीत हो गया मेरा ये वाला। ठीक है, यहां तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताइए कि कैसा लगा सेशन। अगर आपको कुछ समझ में आया तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी तरह का भी आपको जो है कंफ्यूजन होता है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।